रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूं। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स में वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके सेलिएंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उन पे बहस करेंगे कि इसकी सेलिएंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या थी। बैकग्राउंड आपको पता है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, जो सबसे जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो इसमें क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन हुई, इंडिया को फेडरेशन बनाया गया, जिसमें क्या हुआ, प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इसके यूनिट्स थे। जो प्रोविंसेस थे, जो प्रोविंस हैं आपके इंडिया के अंदर, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्या थे, इसके यूनिट्स थे। क्या थे? यूनिट्स थे इसके, इस फेडरेशन के। ठीक है। और डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स। ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो पावर्स थी आपकी, जो पावर्स थी वो डिवाइड हुई बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स। इन दोनों के दरमियान पावर्स क्या हुई, डिवाइड्स हो गई। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट्स ये पावर्स किस तरह डिवाइड हुई, ये एज टू 3 लिस्ट्स डिवाइड हुई, 3 लिस्टों के अंदर। यानी कि इसमें वैसे भी फेडरेशन के अंदर 3 लिस्टें होती हैं। इसमें क्या था, एक आपकी जो लिस्ट थी वो क्या थी, उसको कहा गया, उसको नाम दिया गया फेडरल लिस्ट। ठीक है। एक लिस्ट फेडरल लिस्ट थी, दूसरी जो थी वो आपके पास वो प्रोविंशियल लिस्ट थी। ठीक है। उसमें प्रोविंशियल लिस्ट, दूसरी आपकी क्या थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी, और जो थर्ड वन थी वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट। तो फेडरल और सेंटर और यूनिट्स के दरमियान जो पावर की डिवीजन हुई, जो डिवीजन पावर्स की हुई, वो एज अ 3 लिस्ट हुई। जैसे कि फेडरल लिस्ट आपके पास, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी इसमें वो सब्जेक्ट्स शामिल थे, वो आइटम्स शामिल थे जिनके ऊपर जो अथॉरिटीज थी, जिनके ऊपर जो इख्तियार था वो फेडरल का था। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर वो चीजें, वो डिपार्टमेंट्स, वो आइटम्स शामिल थे जिनके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अथॉरिटी थी या उनका इख्तियार था। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें ये क्या था, उसमें ये था, उसमें वो चीज होती है कि इन दोनों की जो फेडरल और प्रोविंशियल की जो मुश्तरका पावर्स होती हैं, दोनों की पावर्स जो थी वो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर थी। उसमें वो सब्जेक्ट्स, वो आइटम्स शामिल थे कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिसके ऊपर फेडरल प्रोविंशियल दोनों की अथॉरिटी थी। तो देखा जाए तो जो आपकी फेडरल लिस्ट है इसमें 54 आइटम्स शामिल थे। ठीक है। जो आपकी प्रोविंशियल लिस्ट है इसमें 59 थे, और इसमें प्रोविंशियल के अंदर जो आइटम्स शामिल थे वो 54 थे। और जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आपके 36 आइटम्स शामिल थे। तो ये डिवीजन थी पावर्स की सेंटर और प्रोविंस या यूनिट्स के दरमियान। जो नेक्स्ट, और इसमें रेजिडियरी पावर्स जो थी वो वाइसराय को दी गई। रेजिडियरी पावर्स, ताहम जो आपकी रेजिडियरी पावर्स हैं वो किसके पास थी, वो वाइसराय के पास थी। ठीक है। फेडरेशन कहा तो गया, यहाँ इस आइन के अंदर इसकी सेलिएंट फीचर भी है, इसको फेडरेशन कहा गया, लेकिन आपका जो फेडरेशन का जो कंसेप्ट है वो अचीव ना हो सका। क्यों अचीव ना हो सका? बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स डिडंट जॉइन इट, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। आगे जाते हैं तो आता है एबॉलिश डायरकी। जो 1919 के एक्ट में जो प्रोविंसेस के अंदर जो डायरकी का सिस्टम था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोविंस था, उसको यहां पे खत्म किया गया, उसको यहां पे खत्म कर दिया गया। बल्कि डायरकी कहां पे आ गई, डायरकी अब सेंटर के अंदर। ठीक है। डायरकी सेंटर में आ गई, अडॉप्ट किया गया डायरकी को सेंटर के अंदर, और सेंटर के अंदर क्या हुआ, डायरकी आ गई आपके पास। सो कंसीक्वेंटली जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड हो गए रिजर्व और ट्रांसफर में। यहाँ पे जो प्रोविंसेस के अंदर पहले डायरकी थी, तो अब सेंटर में आ गई, तो सेंटर में भी वैसे हो गया कि ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गए और रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट जो आपकी है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इस एक्ट के अंदर
प्रोविंसेस जो थे इंडिया के, उनको फुल फ्लेज ऑटोनॉमी दी गई, फुल फ्लेज ऑटोनॉमी दी गई उसको। वहां पे यहाँ पे जो आपकी डायरकी थी वो भी खत्म हो गई, एबॉलिश कर दी गई। जो 1919 के एक्ट से आ रही थी उसको खत्म कर दिया गया। जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट था उनको खत्म कर दिया गया। और इस एक्ट के मुताबिक सूबों के जो इख्तियारात थे वो प्रोविंशियल लिस्ट में दे दिए गए। जो प्रोविंशियल लिस्ट का यहाँ पे जिक्र किया उसमें इनको प्रोविंसेस को इख्तियारात दिए गए, उसके मुताबिक वो खुद मुख्तार होंगे। इन प्रोविंशियल लिस्ट के आइटम्स के मुताबिक ये क्या होंगे, ये जो सूबे होंगे, जो यूनिट्स होंगे, वो खुद मुख्तार होंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नेचर ऑफ लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो आपकी नेचर थी वो क्या थी, वो बाई कैमरल थी। यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट दिया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें यह था कि जो आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल थी और इंडियन एक था आपका इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो आपका लोअर हाउस था उसको कहते थे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो लोअर हाउस आपका है ये इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली था, ये लोअर हाउस आपका था। और जो आपका अपर हाउस था वो क्या था, वो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा जो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये आपका अपर हाउस है। अपर हाउस जो आपका है वो क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो लोअर हाउस है वो है इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इस एक्ट के अंदर फर्दर आपको एक्सटेंड कर दिया गया द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस। इसमें क्या हुआ, जो आपकी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट दिया गया था उसको भी यहां पे फर्दर जो है एक्सटेंड कर दिया गया, या फर्दर आप उसको कह सकते हैं कि एक्सटेंड किया गया यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। जिसमें आपकी क्या आती हैं, जो आपका शेड्यूल कास्ट हैं, जो आपकी विमेन हैं, जो लेबर क्लास है, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट का इनको भी वो इलेक्टोरेट में लेके आए। उसके बाद दिस एक्ट एबॉलिश द सेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, आप कह सकते हैं कि एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो 1858 की वायसराय की जो काउंसिल थी, 1858 के एक्ट में जो वायसराय की काउंसिल जो बनाई गई थी, वायसराय की एक काउंसिल होती थी, उसको इस एक्ट के अंदर एबॉलिश्ड किया गया। इस एक्ट में क्या कर दिया गया, उसको एबॉलिश्ड कर दिया गया इस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया। एक चीज आपकी क्या की गई कि आपकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस एक्ट में क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एस्टेब्लिश किया गया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, या ये क्यों बनाया गया, क्यों एस्टेब्लिश किया गया, कि आपकी क्या एक जो आपकी फाइनेंशियल है, जो आपकी करेंसी है, टू कंट्रोल द करेंसी एंड कंडक्ट ऑफ द एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद इस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफपीएससी, आपकी पीपीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट यहां पे दिया गया। पहली बार इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है आपकी एफपीएससी को एस्टेब्लिश किया गया। आपकी पीपीएससी, आपकी जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको भी यहां पे एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश की गई, ताहम उसकी जो कयाम है वो इस एक्ट की ये एक करेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो कयाम था, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो 1937 के अंदर हुई। उसके बाद यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू जो मुस्लिम्स का एक मुतालबा आ रहा है स्टार्ट से कि सिंध को जो है वो बम्बे से क्या किया जाए, वो सेपरेट कर दिया जाए। तो इस एक्ट के अंदर ये चीज कर दी गई कि सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया। उसके बाद जो आपका NWFP प्रोविंस है, जो आपका NWFP जो मौजूदा KPK है, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसको फुल फ्लेज ऑटोनॉमी दी गई इस एक्ट के थ्रू। उसको फुल फ्लेज सूबे का दर्जा दे दिया गया, फुल फ्लेज प्रोविंस का एक हक उसको मिल गया इस 1935 के एक्ट के अंदर।
तो ये आपके चीदे चीदे नुकात थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत।